स्वागत है आप सबका एमकॉम सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स मॉड्यूल 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है टैक्स प्लानिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। यानी कि जब हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसे खरीदने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू एक्वायर अ फिक्स एसेट। यानी कि एक फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है। पहला है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट यूजिंग ओन फंड, यानी कि खुद के पैसे से एसेट को खरीदना। दूसरा ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट अंडर लीज अग्रीमेंट। लीज अग्रीमेंट के बारे में आपने तो सुना होगा, यानी कि हम परमानेंटली किसी चीज़ को नहीं खरीदते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअली हम उस चीज़ को खरीदते हैं। जैसे कि एक मशीन लिए 10 साल के लिए, तो 10 साल मैं उसको यूज़ करूँगा, उसका वेयर एंड टियर जो होगा, रिपेयर जो होगा, सब मेरा खर्चा होगा और 10 साल के बाद मैं उसको वापस अपने ओरिजिनल मालिक को रिटर्न कर दूंगा। इसे कहते हैं लीज अग्रीमेंट। थर्ड ऑप्शन है एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट। ये जैसे कि ईएमआई ऑप्शन हो गया। हमारे जैसे फ़ोन के ईएमआई होते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सारी चीज़ के ईएमआई होते हैं, यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। इंस्टॉलमेंट वाइज हम उसको फुलफिल भी कर सकते हैं, राइट। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय बोरोड फंड विथ इंटरेस्ट, यानी कि ये लोन हो गया। तो ये 4 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल है। अब इस पार्ट में हम सिर्फ 2 अल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे, पहला और आखिरी वाला। ये 2 अल्टरनेटिव जो है हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड अल्टरनेटिव जो है हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो वीडियो आपको 2-1 दिन में जरूर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन एसेट is acquired using own fund, installment payment or borrowed fund, the buyer is known as the owner of the asset। तो इन तीनों ऑप्शन से जब एक बायर किसी एसेट को एक्वायर करता है तो उसे ओनर कहते हैं, वो खुद ओनर होता है। और ओनर होने के बाद क्या कर सकता है, वो डेप्रिसिएशन अलाउंस जो है क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 32। सो डेप्रिसिएशन अलाउंस can only be claimed by the real owner of the asset। तो हम depreciation claim कर सकते हैं own fund, installment payment और borrowed fund में, राइट। लीज अग्रीमेंट में हम depreciation claim नहीं कर सकते। तो depreciation के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ हमारे फर्स्ट सेम से। बेसिकली depreciation जो है 2 तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल depreciation एंड एडिशनल depreciation। पहले बात करते हैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन की। नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो है एप्लीकेबल होगा ऑन द बैलेंस ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। आपका जो ब्लॉक ऑफ एसेट आपके पास है उसका जितना बैलेंस होगा उस पे जो है नॉर्मल डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल हो जाएगा। 15% इसका स्टैंडर्ड रेट है और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है WDV, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब आते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है किस पे एप्लीकेबल होगा, ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। बेसिकली जिस साल आप मशीन खरीद रहे हैं उसी साल आप सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। उसका भी एक नियम है, अगर मशीन 180 दिन से ज्यादा समय के लिए यूज किया जा रहा है तो आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा WDV मेथड में। अगर आपका मशीन जो है 180 दिन से कम समय के लिए यूज किया गया है, इफ द मशीन हैज बीन यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, तो आपको जो है हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। सपोज कीजिए एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट अगर 20% है तो उसका आपको हाफ मिलेगा, यानी कि 10% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा अगर आप 180 दिनों से कम समय के लिए आपने मशीन को यूज किया है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल सम के साथ समझते हैं हम कैसे एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स के सम को सॉल्व करेंगे। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 मई 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। तो ये कॉस्ट ऑफ मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा कि 1 लाख रुपए से जो है मशीन को खरीदा गया। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 years। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% एंड 20% फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। हमारे पास 2 अल्टरनेटिव अवेलेबल है। पहला अल्टरनेटिव है एक्विजिशन यूजिंग ओन फंड। सेकेंड अल्टरनेटिव है एक्विजिशन अंडर लीज अग्रीमेंट। देखिए नीचे बोला गया है, अज्यूम दैट द लीज पेमेंट वाज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला गया है, ये चीज आपको याद रखना है कि लीज का जो पेमेंट कर रहा है वो एवरी ईयर बिगिनिंग में किया जा रहा है ऑफ ₹22,000 पर एनम फॉर 5 years। यानी कि मशीन भी है 5 साल के लिए और हम पेमेंट भी करते रहेंगे 5 साल के लिए। फिर देखिए नीचे क्या बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द अबव 2 अल्टरनेटिव्स
from tax point of view, assuming that the corporate tax rate is 31.2% and present value of money 10%, यानी कि ये हो गया डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू का, सपोज कीजिए 300 रुपया 2025 में, तो उसका वैल्यू प्रेजेंट में क्या होगा, यानी कि 2023 में इसका 300 रुपए का वैल्यू क्या होगा। अल्टीमेट सॉल्यूशन से पहले हम दो वर्किंग नोट बना लेंगे। पहला वर्किंग नोट होगा कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउंस, यानी कि जो मशीन हमने खरीदा है उस पे 5 सालों तक हम कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेना है पर्टिकुलर्स और अमाउंट का, और हमें स्टार्ट करना है विद द कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन द परचेज डेट, ओपनिंग डेट। परचेज हमने कब किया था, 1 मई 2021 पे, और उसका वैल्यू क्या था 1 लाख रुपए। उससे हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर पे जो है डेप्रिसिएशन क्या होगा हमारा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा 15% का और एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा 20% का। तो 15 और 20 मिला करके हो गया 35। फर्स्ट ईयर पे जो है 35,000 का डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद हमारा WDV क्या आता है, 65,000 आता है। अब आते हैं सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन पे। तो सेकेंड ईयर सिर्फ हमको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। WDV मेथड यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 65,000 पे 15% मार देंगे और वो हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद हमारा WDV आ जाएगा 55,250। उस पे हम जो है थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, थर्ड ईयर का WDV निकालेंगे। उसके बाद फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फोर्थ ईयर का WDV निकालेंगे, और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके फिफ्थ ईयर का WDV निकालेंगे। तो अब आप बोलेंगे कि सिक्स्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कहाँ है, तो बेसिकली हमारा जो मशीन है वो सिर्फ फिफ्थ ईयर तक ही चलेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि मशीन का लाइफ फिफ्थ ईयर तक है, तो हम 5 सालों के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब आ जाते हैं वर्किंग नोट 2 में। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है वो तो फ्यूचर में होगा, राइट। आज तो हमने सिर्फ मशीन खरीदा हुआ है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो फ्यूचर में होगा, उसका बेनिफिट जो है फ्यूचर में मिलेगा। तो हमें क्या करना है, उस फ्यूचर के वैल्यू को प्रेजेंट में लाना है। तो वर्किंग नोट 2 में हम कंप्यूट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या होता है, हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। हमारा सपोज कीजिए प्रॉफिट है, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूं तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, लो प्रॉफिट आएगा। तो लो प्रॉफिट यानी कि क्या, लो टैक्स। तो हमें ये पता चलता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारा टैक्स बचता है, टैक्स सेव होता है। तो ऐसे आपको एक टेबल बना लेना है। इस टेबल में देखिए क्या क्या है। फर्स्ट कॉलम में जो है ईयर हमने लिखा है, 5 साल मशीन चलेगा तो 5 साल लिख दिए हैं, 1 2 3 4 5। फिर हमने डेप्रिसिएशन का कॉलम बनाया है। सेकेंड कॉलम जो है, हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट 1 में, वो डेप्रिसिएशन हमें लिख देना है। फर्स्ट ईयर में 35,000, सेकेंड ईयर में 9,750, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर हमें कॉपी एंड पेस्ट कर देना है हमारे वर्किंग नोट 1 से। अब थर्ड कॉलम जो है वो है टैक्स रेट के बारे में। टैक्स रेट जो है हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया था कि 31.2% हमारा कॉर्पोरेट टैक्स रेट है। अब फोर्थ कॉलम में हमें निकालना है टैक्स सेविंग, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के वजह से कितना हमारा टैक्स बच रहा है। तो ये हम निकालेंगे सेकेंड कॉलम इनटू थर्ड कॉलम करके। 35,000 इनटू 31.2% जब हम चार्ज करेंगे, कैलकुलेटर पे कर लेंगे फटाफट से, 35,000 इनटू 31.2%, तो हमारा आ रहा है 10,920। सिमिलरली हम हर एक ईयर का टैक्स सेविंग निकाल लेंगे। फिफ्थ कॉलम पे आते हैं जो कि है पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर क्या है, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये क्वेश्चन में आपको दे देगा ये रेट। अब आपको इसे निकालना है। कैसे निकाला जाता है पीवी फैक्टर, अब कैलकुलेटर में चलिए इसका शॉर्टकट जानने के लिए 1/1.10 इक्वल कीजिए, ये आ गया फर्स्ट ईयर का वैल्यू। आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.909। अब आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर के लिए वापस फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस इक्वल दबाते रहना है। ये आ गया सेकेंड ईयर का वैल्यू 0.826। अब थर्ड ईयर के लिए एक और बार इक्वल दबाना है 0.751। फोर्थ ईयर के लिए एक और बार इक्वल 0.683 और फिफ्थ ईयर के लिए एक और बार इक्वल 0.620। अब हम चलेंगे हमारे फाइनल कॉलम सिक्स्थ कॉलम पे। यहाँ पे हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, यानी कि टैक्स सेविंग और पीवी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। फोर्थ कॉलम इनटू
फिफ्थ कॉलम 10,920 इंटू 0.909, इसको हम राउंड फिगर में लेंगे 9926। सिमिलरली हर एक ईयर का हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब हमारा लास्ट काम है इन सब का टोटल निकालना। तो हमारा टोटल आ रहा है 17,042, यानी कि ये हमारे कैश इनफ्लो है। अगर हम मशीन ओन फंड से खरीदते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे क्या होगा, हमारा टैक्स बचेगा, और हमारा टैक्स जो है कितना बचेगा, वो बचेगा 17,042। अब हम शुरू करते हैं हमारा एक्चुअल सोल्यूशन। क्वेश्चन में अल्टरनेटिव 1 में कहा गया था व्हेन प्लांट एंड मशीनरी इज एक्वायर्ड बाय ओन फंड। चलिए देखते हैं ओन फंड से अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितना खर्चा पड़ता है। कंप्यूटेशन ऑफ नेट कैश आउटफ्लो, यानी कि अगर मैं खुद के पैसे से खरीदता हूं तो मुझे एक्चुअल में कितना खर्चा पड़ता है, राइट। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर बना लेंगे पर्टिकुलर्स कॉलम का, और हम लिखेंगे पेमेंट ऑफ कैश फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा खुद के पैसे से तो मैंने कितना पे किया, 1 लाख रुपए। उसे लेस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, यानी कि जो डेप्रिसिएशन मैंने क्लेम किया उस पे मेरा जितना टैक्स सेव हुआ, यानी कि कैश इनफ्लो। मेरा जो कैश इनफ्लो था उसको मैं माइनस कर दूंगा कैश आउटफ्लो से, राइट। तो कैश इनफ्लो मेरा कितना हुआ, 17,042, 17,042 मेरा कैश इनफ्लो हुआ, और मेरा आउटफ्लो कितना हुआ, मतलब मुझे देना कितना पड़ा था, 1 लाख रुपए जब मैंने मशीन खरीदा था। तो मेरा एक्चुअल आउटफ्लो कितना हुआ, 82,958 रुपीज मेरा एक्चुअल आउटफ्लो हुआ। कैसे, 1 लाख रुपए का मैंने मशीन खरीदा और पिछले 5 साल में मैंने 17,042 रुपए का टैक्स बचाया डेप्रिसिएशन चार्ज करके, राइट। तो ये मेरा कैश इनफ्लो हुआ और 1 लाख जो है कैश आउटफ्लो हुआ था। तो नेट आउटफ्लो कितना हुआ, नेट आउटफ्लो इज 82,958। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस अल्टरनेटिव के आधार पे हमारा कैश आउटफ्लो सबसे कम होगा वही अल्टरनेटिव हमारे लिए फायदेमंद है। अब क्वेश्चन में हमें सेकेंड अल्टरनेटिव दिया गया था कि when plant and machinery is acquired under lease agreement। तो यहाँ पे भी हम नेट कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। बेसिकली यहाँ पे आपको 7 कॉलम बनाने होंगे। फर्स्ट कॉलम में जो है ईयर हमने 0 से स्टार्ट किया है। आप अभी बोलेंगे कि जब डिप्रिसिएशन का हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं वहां पे हमने 1 से शुरू किया है 5 तक, यहाँ पे 0 से क्यों स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वहां पे देखिए बोला गया है कि assume that the lease payment is made at the beginning of each year। beginning of each year मतलब जिस साल आप खरीद रहे हो उस साल भी आप पैसे दे रहे हो, तो जिस साल आप खरीद रहे हो वो आपका 0th ईयर है। बिगिनिंग बोला हुआ है इसलिए मैंने वहां पे 0 लिखा है, अगर एंड बोलता तो मैं वहां पे 1 लिखता और लास्ट में जो है यहाँ पे 5 आता। अब आइए सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम है लीज अमाउंट, मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 22,000 एवरी ईयर आपको पेमेंट करना है, तो हमने 22,000 लिख दिया है। थर्ड कॉलम पे आएंगे टैक्स रेट। टैक्स रेट हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि 31.2% हमारा टैक्स रेट है। अब फोर्थ कॉलम है हमारा टैक्स सेविंग। आप ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं टैक्स सेविंग, इसका मतलब होता है सेकेंड कॉलम इंटू थर्ड कॉलम। तो टैक्स सेविंग हम निकाल चुके हैं। हर ईयर का टैक्स सेविंग सेम ही होगा क्योंकि हर ईयर हमने लीज सेम अमाउंट ही पे किया है 22,000। टैक्स रेट भी हमारा कांस्टेंट रहा है 31.2%, तो हमने हर साल जो है 6,864 रुपीज का टैक्स सेव किया है। अब फिफ्थ कॉलम में हम निकालेंगे लीज आफ्टर टैक्स, यानी कि हमें ओरिजिनली कितना खर्चा पड़ा है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा सेकेंड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम, 22,000 माइनस टैक्स सेविंग। तो हमने लीज आफ्टर टैक्स भी निकाल लिया है। अब हम चलते हैं सिक्स्थ कॉलम पे जो कि पीवी फैक्टर। पीवी फैक्टर निकालना मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। यहाँ पे एक और नया चीज सिखा देता हूँ। 0th ईयर का पीवी फैक्टर जो है हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप एक कैलकुलेटर खरीदते हैं आज 120 रुपये से, तो कल भी उसका प्राइस 120 रुपये ही रहेगा, राइट, क्योंकि ये 0th ईयर है, यानी कि जिस साल आप खरीद रहे हो इमीडिएटली आप उसका वैल्यू चेक कर रहे हो। तो 120 रुपए से आपने एक कैलकुलेटर खरीदा आज, कल उसका प्राइस देखोगे तो 120 रुपए ही रहेगा। बट एक साल बाद जो है उसका प्राइस हो सकता है 125 रुपए हो जाए। तो हमने पीवी फैक्टर भी निकाल लिया है। अब हम 7th कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एक्चुअल में मुझे कितना पैसा देना पड़ा, राइट। तो इसका फॉर्मूला है 5th कॉलम
इनटू 6th कॉलम। तो हमने 7th कॉलम भी निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं हमारा जो टोटल आउटफ्लो है वो हो गया है 63,102। अब हम आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है रिकमेंडेशन। इसी चीज़ के नंबर है, इसी चीज़ के लिए ही आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। बाकी ऊपर आपने जो किया है उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आप ये लिखना भूल जाते हैं तो रिकमेंडेशन में आपको क्या बताना है, जो आपने ऑब्जर्व किया है। अल्टरनेटिव 1 में जो है आपका 82,000 समथिंग आ रहा था और अल्टरनेटिव 2 में जो है आपका 63,000 समथिंग आया हुआ है। तो आप यहाँ पे रिकमेंड करेंगे कौन सा वाला, जिसका आउटफ्लो सबसे कम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो अंडर अल्टरनेटिव 2 इज 63,102, 63,102 रुपए, which is less than the present value of net cash outflow under alternative 1, that is 82,958, 82,958 रुपए लग रहे हैं अल्टरनेटिव 1 में, जबकि अल्टरनेटिव 2 के आधार पे हमारा खर्चा हो रहा है सिर्फ 63,102 रुपीज। तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली जिसमें खर्चा कम हो रहा है, जिसमें नेट कैश आउटफ्लो कम है, वही हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। Therefore, the plant and machinery should be acquired under lease agreement। ये लिखने पे आपको मार्क्स मिलेंगे क्योंकि ऊपर जो है वो तो आपने जस्ट कैलकुलेट किया है। असल में रिकमेंड तो आप यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो ये था एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट का पार्ट 1, जहाँ पे हम 2 अल्टरनेटिव डिस्कस कर चुके हैं, ओन फंड एंड लीज अग्रीमेंट। 2 अल्टरनेटिव और बाकी है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट और बोरोड फंड का, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो आप मिस ना कर जाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइमल्टेनियसली हम अदर सब्जेक्ट्स भी कवर अप कर रहे हैं, जैसे कि ऑपरेशन रिसर्च, अकाउंटिंग थ्योरी एंड टैक्स मॉड्यूल 1। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देखिएगा और कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।